Okay, so can anyone tell me what this meeting is about? Have you read the message about it? Anyone can tell. You can write in the chat box. Or how to attempt the paper and increase the accuracy. Okay, Asmita, great, great. So it's good that you're reading the messages because we put a lot of messages there, and we want all of you to read that because it's very important. So I think we'd start. Okay, I'm gonna share my screen. So let me know is it visible or not. Is the screen visible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, सबको दिख Yes, रहा yes. है? Okay, okay. Yes, Is sir. the screen moving? Yes, Yes, sir. it Yes, sir. is. Okay, okay. So the ground rules are that you must have a notebook by your side. Although we are recording this session and we'll upload on YouTube, so have a diary and pen. And if any point which you feel is important for you, you can jot it down in your notebook so that you can read it later, and it will be helpful for you in your preparation. Okay, so today's session is about how to solve question paper to get maximum accuracy. And this idea I got like yesterday only because many students were asking about the accuracy. So in this, we'll be discussing about introduction, three-phase rule, example, and key points. And all the doubts which you have will be taken at the end of the session. So are we good to go now? Yes, sir. Okay. Okay. So I hope सबका कैमरा एंड माइक ऑफ है अभी. तो ओके लेट्स स्टार्ट देन. सो तुम्हें जब भी एग्जामिनेशन में जब तुम अभी जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको तीन फेज में सॉल्व करना है. एज एवरी कैन सी है फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री. फेज वन में वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं जिसके बारे में तुम 100% श्योर हो. ठीक है, अगर मुझे 40 क्वेश्चन आते हैं तो मैं पहले वो 40 क्वेश्चन करूंगा. स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैक्सिमम केसेस में, वो बेसिकली पेपर को उठाएंगे और 1 से लेकर 125 तक सॉल्व कर देते हैं. तो वो चीज़ नहीं करनी है. 125 क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो तुम्हें श्योरली आते ही आते हैं कि यार ये तो मुझे आते हैं, ये 50 क्वेश्चंस मैंने डन है. तो फेज़ वन में वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे विच यू आर 100% श्योर ऑफ. तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें वहीं से निकालने हैं. फिर फेज़ टू के अंदर वो क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हें 50% श्योर है कि लाइक यार ए तो नहीं है, सी नहीं है, बी और डी में से कुछ हो सकता है. ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस फिर फेज़ टू में उठाने हैं. और लास्ट में फेज़ थ्री में वो वाले क्वेश्चंस टच करने हैं जिसकी तुम्हें नॉलेज भी नहीं है. लेकिन ये हर कोई को टच नहीं करने, मतलब ये हर कोई नहीं करेगा, वो मैं बता देता हूँ कौन करेगा. तो फेज़ वन के अंदर वो क्वेश्चंस करने हैं जिसके बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज है, तुम पूरे श्योर हो. पहले उन क्वेश्चंस को उठाना है. फिर फेज़ टू में 50-50% वाले क्वेश्चंस को उठाना है जिसकी तुम्हें नॉलेज है कि हाँ ये कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और फेज़ थ्री के अंदर वो क्वेश्चंस जो तुम्हें बिल्कुल अवेयर ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ये भी नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया है, तो उसको हम लास्ट में देख लेंगे. तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? No, sir. Yes. Yes, sir. Okay, great. Let me use pointer so that it becomes easy for you. So phase वन 100% श्योर वाले क्वेश्चंस करने हैं. फेज टू में 50-50% श्योर वाले क्वेश्चंस करने हैं. फेज थ्री में वो क्वेश्चंस टच करने हैं जिनकी हमें अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन ये हर कोई नहीं करेगा. मैं बताता हूँ कौन करने वाला है ये क्वेश्चंस. तो इज द स्क्रीन विजिबल टू यू गाइस? एग्जाम्पल. Yes, sir. ओके ओके ओके. तो Yes, फेज sir. वन मैं एग्जांपल लेता हूँ. अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 50 क्वेश्चंस पता है, उसको श्योर है कि 50 क्वेश्चंस मुझे आते हैं, तो वहाँ से 200 मार्क्स वहाँ से बन जाएंगे. जैसे ही तुम्हारे 200 मार्क्स बनेंगे तुम्हें फेज़ टू पे जाना है. फेज़ टू में क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेना है. जैसे कि मैं दो केसेस की बात करता हूँ. सपोज तुमने 20 क्वेश्चन में रिस्क लिया. ठीक है, केस वन में क्या हुआ, 12 क्वेश्चन रॉन्ग हुए और 8 क्वेश्चन राइट हुए. तब भी तुम्हें 20 मार्क्स मतलब पॉजिटिव मिल जाएंगे, 220 तुम्हारा स्कोर बन जाता है. अगर किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, 15 गलत हो गए और 5 ही सही है, तब भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 205 मार्क्स बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. तो आई होप कि आप लोग एग्ज़ाम जब दोगे, और मैं मेक श्योर ये प्लीज़ मेक श्योर करना कि सिर्फ जी पैट के ही टाइम रिस्क नहीं लेना. लाइक अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें भी इसकी प्रैक्टिस करो कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि एग्ज़ाम में जाके कैसे रिस्क लेना है. अभी से इस चीज़ को प्रैक्टिस करो.
दैट्स वाई आई टुक दिस सेशन राइट नाउ, बिकॉज अभी मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं, 14 मॉक टेस्ट रहेंगे, तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करना ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल नया ना लगे कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो केस वन में अगर आपके 12 गलत हैं, 8 सही है, तब भी आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, 220 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। और एक एक नंबर से आपको पता है रैंक ऊपर नीचे होती है, खासकर जो 200 और 250 के नीचे जो बीच में जो नंबर आते हैं लोगों के, वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर रैंक काफ़ी ऊपर नीचे होती है। एक बार आप 250 60 70 के ऊपर निकल आओगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, वहाँ पे इतना रैंक शिफ्ट नहीं करती है। लेकिन जो ये चीज़ होती है 200 और 250 के बीच में, तो वहाँ दिक्कत आती है, वहाँ पर आपको मेक श्योर करना होगा कि Sir, your voice is not clear. सर आपका आवाज टूट रहा है बीच बीच में बहुत। ओके ओके, वेट वेट। Am I audible now? Hello? Yes, you are. Yes, sir. आवाज कट तो नहीं रही अब? Hello? नो नहीं, सर अभी सही है। ऑडिबल है, Actually, क्लियर है। it's raining here, and that's why the connections issues are here, and that, I'm really sorry about that. Okay, so okay, let me share the screen again, and just let me know is it visible or not. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? और सर आप बोल रहे थे कि Last जिसका 2 लाइक seconds. 230 के ऊपर जिसको स्कोर करना है Okay, उनके okay, बाद। great. So I hope you have the understanding about the phase one. You have to only solve like phase one में अगर आप 50 क्वेश्चन अगर आप 50 क्वेश्चन का आपको पता है कि 50 क्वेश्चन सही है, तो फेज वन में आपका आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल है, किसी को हो सकता है कि किसी को 70 क्वेश्चन का श्योर हो, किसी को 50 क्वेश्चन का श्योर हो, किसी को 30 क्वेश्चन का श्योर हो, तो वहाँ से आपके श्योर वाले मार्क्स बन जाएंगे कि मेरे 200 मार्क्स बन चुके हैं। उसके बाद फेज टू पे आना है, यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब कि अगर आपको पता है कि ये 200 मार्क्स मेरे बन चुके हैं, मेरी कट ऑफ 200 रहने वाली है, तो मैं 20 क्वेश्चंस के लिए जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। अब 20 क्वेश्चन में क्या होगा, दो केस हो सकते हैं कि आपके 12 रॉन्ग हो जाए या फिर 8 सही हो जाए, तो उस केस में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। और भी केसेस हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर किस्मत अच्छी है तो 12 रॉन्ग है और 8 सही है, इससे अच्छी किस्मत भी हो सकती है। और केस टू में अगर 15 रॉन्ग हो गया कि बहुत ही किस्मत खराब है, 5 तो सही होंगे यार, इतना इतना भी लाइक किस्मत खराब नहीं होगी, तो उस केस में 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क रहते हैं, तो हमें पता रहेगा कि हमें कितना रिस्क लेना है और कितनी अमाउंट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप ये फेज़ टू का सबको क्लियर हो गया है कि फेज़ वन के अंदर श्योरिटी वाले क्वेश्चंस लेने हैं और फेज़ टू के अंदर वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन तुम रिस्क ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर अगर मैं 20 क्वेश्चंस करता हूँ तो यार 8 तो मेरे ठीक हो जाएंगे। तो आई होप सबको फेज़ टू क्लियर हो गया हो, अगर किसी को अभी भी डाउट है वो पूछ सकता है अभी। हेलो, एम ऑडिबल? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है क्या? मैं आगे बढ़ूँ फिर? समझ आया पूरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इट्स ऑल अबाउट अ कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क तुम कितना लेते हो, क्योंकि लेकिन मेक श्योर करना कि जब भी तुम पेपर सॉल्व करो तो वो फेस 3 फेसेस में हो, कि तुम ऐसे सॉल्व मत करना कि पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। पहला किया, पहले का श्योर हूँ, दूसरा तीसरा पता नहीं, बाद में देखूंगा, फोर्थ पे आ जाता हूँ, फोर्थ का श्योर हूँ, फिर इसको टिक किया। तो फेज वन में वो क्वेश्चंस करने का है जो तुम्हें श्योरिटी है कि ये तो ठीक होगा। जब तुम्हें श्योरिटी मिल जाएगी यार ये तो मेरा पक्का ही है, तो मुझे पता लगेगा कि अच्छा 200 मार्क्स तो मेरा पक्का है, अब देखते हैं कितना रिस्क लेना है। तो इस चीज़ से तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे। तो दो केस मैंने बताया कि अगर एक केस वन में अगर ऐसे करते हो तो 20 मार्क्स पड़ेंगे, केस टू में ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, लेकिन तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो उसके लिए कट ऑफ 170 तक रहने वाली है, या हो सकता है 175 तक। तो तुम पहले वो वाले क्वेश्चन छाट लो कि यार ये क्वेश्चन मेरे श्योर है, उसके बाद तुम रिस्क ले सकते हो कि यार इतने करूंगा तो इतने गलत होते हैं, तब भी इतनी ऊपर मैं कट ऑफ के आ जाऊंगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई 200 नंबर का सॉल्व को पक्का पता है और वो 20 क्वेश्चंस करके आता है और उसके 12 गलत होते हैं, 8 सही होते हैं, तब भी वो क्वालिफाई कर जाएगा, इनफैक्ट उसकी रैंक भी और अच्छी हो जाएगी। तो उससे एक्यूरेसी उसकी इंप्रूव हो गई है। तो आई होप सबको फेज टू क्लियर हो गया होगा। अब कंसिडरिंग कट ऑफ 200, अब तुम दोनों केस में देख रहे हो कि अगर आपके 8 भी सही है, 5 भी सही है, तब भी आप दोनों केस में क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि 220 205, तो दोनों केस में क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। अब ये कैसे हम अज्यूम करें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है? बेसिकली डिपेंड करता है पेपर पे। अगर तुम पेपर में जाते हो, सबने बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ दे दिए होंगे, अगर तुम्हें लगता है पेपर ईजी है
तो तुम अज्यूम कर सकते हो अच्छा कट ऑफ 210 तक जाने वाली है, तो उस हिसाब से तुम रिस्क ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है यार पेपर तो टफ आ गया है, तो कट ऑफ 190 या 180 तक ही रह जाएगी, तो उस हिसाब से तुम रिस्क ले सकते हो। तो बेसिकली जब तुम बैठते हो एग्जाम के अंदर, उस मोमेंट पे डिपेंड करता है कि तुम क्या अज्यूम करते हो कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन क्योंकि मैंने दिखा है कि सेफर साइड के लिए तुम अभी से सोच सकते हो कि कट ऑफ 200 रहेगी, क्योंकि कट ऑफ हर साल 15-20 नंबर बढ़ती जा रही है। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। जस्ट अ यस और नो एनीथिंग लाइक सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। Yes, sir. सबको समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, अगर किसी को नहीं आ रहा तो अभी से बता दो, लाइक शर्म मत करो, अगर क्योंकि यार लॉस नहीं होना चाहिए किसी का। अगर नहीं आ रहा है तो बता दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ किसी को नहीं आया तो। यू कैन जस्ट से लाइक नहीं सर समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो, क्योंकि आई जस्ट वांट कि सबकी हेल्प होनी चाहिए एंड सबको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है? तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 seconds, अगर किसी को नहीं समझाया तो बता दो, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। You can unmute yourself because I'm not able to see the screen. You can unmute yourself and you can ask the question कि सर समझ नहीं आया, ठीक है? ओके, तो सबको समझ आ गया है। बाकी अगर किसी को नहीं आता है तब भी मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? नंबर मेरा ग्रुप में हैगा। अब आते हैं फेज़ 3 पे। तो जो कट ऑफ के आसपास है, जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं कट ऑफ के आसपास ही नंबर लाने वाला हूँ, तो वो फेज़ 3 पे जाना मत, क्योंकि फेज़ 3 वो वाले क्वेश्चन है जो तुम्हें पता ही नहीं है, वहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने वाले हो। तो वहाँ पे केसेस, यहाँ पे चांसेस ऐसे होंगे कि 10 सॉल्व करोगे, 2 गलत, 2 सही है और 8 गलत। तो फेज़ 3 पे वो स्टूडेंट्स ना जाएं जिनको, जो सिर्फ कट ऑफ के आसपास ही रहने वाले हैं। फेज़ 3 उनके लिए जो, जिनको पता है कि यार मेरे 300 नंबर अब बन चुके हैं, अब मुझे रैंक के लिए पुश करना है। तो अगर तुम कट ऑफ के बहुत आगे निकल चुके हो, तुम्हें पता है कि मेरे 300 नंबर आने वाले हैं या 350 नंबर आने वाले हैं, तब तुम फेज़ 3 के लिए जाना। उस केस में क्या होगा, यार अगर तुम ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो और थोड़े बहुत गलत भी होते हैं, तब भी तुम 320 या 30 तक आओगे। अगर तुम्हारे वो सही हो जाते हैं तो तुम ऑल इंडिया रैंक 10 या 100 तक, 100 के अंडर आ जाओगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो फेज़ 3 उन लोगों के लिए है जो कट ऑफ से बहुत आगे निकल चुके हैं और जिनको थोड़ा रिस्क लेना है कि यार मुझे रैंक के लिए पुश करना है, क्वालिफाई तो मैं हो चुका हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आप केयरफुल रहोगे तो रैंक के लिए तुम जा सकते हो। दिस इज़ फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स जो कि 300 तक पहुंच चुके हैं या 250 तक पहुंच चुके हैं। तो आई होप सबको समझ आ गया ये। Yes, sir. ओके ग्रेट, सबको Sir, समझ आ गया? हेलो? sir, can I ask question? या डेफिनेटली, यू कॉल। न्यूमेरिकल्स के लिए रिस्क लेना चाहिए क्या? Okay, so it all depends on how much you have studied. If you know the numerical, if you have studied somewhere and you know you can derive the answer for it, then you can go on. But if you feel okay, ये numerical कहाँ से आई, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि यार ये कहाँ से आया, तो फिर रहने दो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है कि यार ये काइनेटिक्स से पूछा गया है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो तुम वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। ओके, ओके अगर बिल्कुल आइडिया है तो छूना, अगर बिल्कुल भी आइडिया है ना तो छूना भी मत उसे। अगर बिल्कुल आइडिया ही नहीं है तो छूना भी मत, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके किसी को कोई डाउट है अपन हेलो आगे? सर। हेलो? sir. यस सर, एक Uh, क्वेश्चन था। ओके, कोई एक बोल लो पहले, फिर मैं दूसरे का डाउट, दोनों का डाउट ले लूंगा। कोई एक बोल लो पहले। ओके, हाँ, आप गो ऑन। बोल दीजिए पहले। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि लाइक ऐसे लाइक कितने क्वेश्चंस आते हैं जो लाइक फेज 3 में जाते हैं, लाइक ऐसे कौन से लाइक कितने क्वेश्चन आते हैं जो लाइक बहुत ही से अननोन हो सकते हैं? देखो, जी पैट के पेपर में 125 क्वेश्चंस रहते हैं, बराबर है ना? तो हम्म 125 क्वेश्चंस में से हर साल 30-35 क्वेश्चन टफ रहते हैं बहुत, ठीक है? और जो तुम्हारे और बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें बेसिकली 60 से 70 क्वेश्चंस इजी वाले रहते हैं, 30 और कुछ 20-25 क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल के रहेंगे, और 30 क्वेश्चंस टफ वाले रहते हैं। अब उस टफ वाले क्वेश्चंस में से तुमने कितनी पढ़ाई करी है वो डिपेंड करता है। तुमने अच्छे से पढ़ाई की है तो तुम्हारे लिए वो अननोन वाले क्वेश्चंस का रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन में से 30-35 क्वेश्चन टफ होते हैं। और साइकोलॉजी ये है कि जीपैट स्टूडेंट्स की, वो 30-35 क्वेश्चंस को देख के ही सोच लेते हैं कि जीपैट टफ है, लेकिन जीपैट में ज़्यादातर ईजी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो 30-35 क्वेश्चंस का रहता है, 30 to 35 क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग टफ, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट डोंट जज द पेपर, फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस व्हिच आर इजी और इंटरमीडिएट लेवल। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। ओके, हाँ प्लीज़ गो ऑन। हाँ सर, अगर 250 या 260 तक अगर मार्क्स हो तो फेज 3 को अप्रोच कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बस उसमें मेक श्योर करना कि ज़्यादा लाइक ज़्यादा भी रिस्क मत लेना ना, कि अननोन वाले क्वेश्चंस को 20 20 क्वेश्चंस कर लिए, 10-12 कर लेना,
ताकि अगर 3-4 भी या 4-5 ठीक होते हैं तो तुम प्रॉफिट में ही रहोगे। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर डाउट्स? लेट मी सी कौन कौन है सेशन में अभी। बोरिंग तो नहीं हो रहा सेशन? ओके, 88 पीपल आर देयर, दैट्स ग्रेट। स्टार्टिंग में 91 थे, 3 ही में छोड़ा है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? I think we are just near to the end to the presentation. Then we'll be having doubts. So this is the most important slide. किसी का mic on है, please can you switch it off? Okay. So this is the most important slide. You can just take a screenshot of this. It's okay. So you can just take a screenshot of this and plan your strategy according to it. सबका सिचुएशन अलग अलग होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 300 मार्क्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे जिनके 150 पे रुके हुए हैं। तो just take a screenshot and plan your strategy. If you're facing any difficulty, you can message me. Okay, I'll type my number in the chat box. You can message me and clear any doubts regarding how many questions should you attempt. Regarding this, how many questions should you attempt when you are a general OBC SC/ST category? I'm gonna take session for that also in January last week. So I'm notifying you this time only that I'll be taking a session also for general OBC SC/ST category. How many questions should you attempt? Okay. सर एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी सर 22 की? See, the expected date is very much, you can like don't, मैं तो सीधे बोलूँगा कि यार डोंट थिंक अबाउट एक्सपेक्टेड डेट, बट अपने लिए डेडलाइन रखो। डेडलाइन ये रखो कि मुझे अपनी प्रिपरेशन 20 लास्ट वीक फरवरी तक ख़त्म कर लेनी है, बिकॉज दे आर देयर इज इमर्जेंस ऑफ ओमिक्रॉन। सो इन दैट केस यू कैन फील दैट ओके दिस एग्जाम कैन बी डिलेड, हो सकता है मार्च में भी हो सकता है। तो मैं सबको यहाँ बोलना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट के बारे में मत सोचो, लेकिन अपने के लिए एक अपने लिए डेडलाइन रख दो कि यार ये डेडलाइन है, इस तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे एग्जाम कभी भी 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो। क्योंकि जब एग्जाम डिले हो रहा है तुम थोड़ा लेजी हो जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, ईजी हो जाओगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अपने लिए डेडलाइन रख दो। और मैं जो डेडलाइन रखना चाहता हूँ, अगर मैं अभी प्रिपेयर कर रहा होता तो मेरे जो डेडलाइन रहती वो थी 20 फरवरी। तो 20 फरवरी मान के चलो कि यार इस तक मुझे अपनी प्रिपरेशन निपटानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो डिले होता है वो तो होगा ही, क्योंकि डिले होगा तो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, उनकी प्रिपरेशन नीचे जाएगी। ट्रस्ट मी, 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप प्रिपेयर करना आप स्टार्ट कर रहे हो और आपने बहुत मेहनत करी, आप रैंक पुश कर दोगे कितने अपनी। रिवीजन कंप्लीट कर लेने चाहिए मतलब ओके ओके, सिलेबस के ड्यूरिंग एग्जाम मतलब आई एग्जाम से थिंक पहले तक? ओके, सो अगर मेजर सब्जेक्ट्स में 4 से 5 रिविजन्स कर सकते हो, और अगर माइनर सब्जेक्ट्स है तो वहाँ से 2 से 3 रिविजन्स काफ़ी है। तो 4 से 5 रिविजन्स रहेंगी मेजर सब्जेक्ट्स की। जो टॉपिक्स हमने ग्रुप में डाले हुए 50 टॉपिक्स, आई हैव सेंड अ मैसेज इन व्हाट्सएप विच इंडिकेट्स ऑल द important topics which you should do. So make sure that you revise those topics 4 to 5 times. But for other topics which are not that important or maybe your minor subjects, you can just revise it for 2-3 times. So there should be a सर compilation of these two आपका things. आवाज ग्लिच हो रहा है वापस थोड़ा। Okay, okay. Wait. Am I audible now? यस सर। और सर Yes, sir. एग्जाम आगे ढकलने की लाइक चांसेस है क्या? Definitely it can, because there are Omicron cases rising, and even also the Delta cases also rising. Am I audible? यस यस सर। सर। Yes, sir. Okay. हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, प्लीज गो ऑन। आई थिंक जिसने भी क्वेश्चन पूछा था रिविजन्स के रिगार्डिंग, आई होप मैंने आंसर कर दिया है कि जो मेन टॉपिक्स हैं उनको 5-6 बार रिवाइज कर लो, और जो माइनर टॉपिक्स हैं जो इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते वो 2-3 बार पढ़ लो। सिंपल सा लॉजिक है कि यार जो ज़्यादा पूछे जाते हैं टॉपिक्स उनको ज़्यादा रिवाइज करने का, ताकि एग्जाम के दिन भूलो ना। ओके। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है, देन विल बी टेकिंग क्वेश्चंस एट लास्ट आल्सो, बिकॉज आई हैव सीन लाइक देयर आर मेनी क्वेश्चंस देयर इन chat box. I'm right now presenting the screen, so I'm not able to access those questions, but as soon as the presentation is over, I'm going to access those questions and answer them, okay, subsequently. So I hope सबने screenshot ले लिया इस slide का, because it's very important. I have done analysis and just took out this particular thing for you. So I hope सबने ले लिया है screenshot and I can move forward now. Okay.
So these are the key points which you have to make sure that you keep in mind while doing the GPAT पेपर। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि GPAT पेपर में ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी। अब से जो भी मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, उसमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो और तुम्हें डिफेंस फील होगा आज से ही। जब भी कोई मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तुम्हें पता रहेगा कि तुम कितना रिस्क ले रहे हो, और उस केस में तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छे से मतलब इंप्रूव करेगी। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 60% है तो वो 80% हो जाएगी। अगर तुम टारगेट करो कि 90% या 95% एक्यूरेसी हो, तो उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। बट आई वुड से कि 80% एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड फॉर GPAT। एक 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 75 भी है तब भी काम चल जाएगा अगर तुम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो। कई बार केसेस होते हैं कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं तुक्का मार के आ जाते हैं और उसके बाद उनके सही हो जाते हैं, वो भी क्वालिफाई हो जाते हैं। वो अभी के लिए हेल्प करेगा, लेकिन नाइपर के टाइम में क्या करोगे, ठीक है, या फिर उसके बाद क्या करोगे? पढ़ना तो पड़ेगा आगे चल के, अगर तुम GPAT नाइपर क्वालिफाई करते हो तो। सो लक के बेसिस पे नहीं रहना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक है। तो फॉलोइंग 3 फेज रूल एक्यूरेसी इज इंप्रूव्ड एज यू विल नो हाउ मच रिस्क इज टू बी टेकन इन फेज 2 एंड फेज 3, ठीक है। 3 फेज रूल फॉलो करने का है। और उसमें जब तुम फेज़ 1 में 200 मार्क्स लिए होगे, तब तुम्हें पता रहेगा कि फेज़ 2 में या फेज़ 3 में कितने मुझे सॉल्व करने हैं या नहीं, ठीक है। विदाउट फेज रूल यू विल अटेम्प्ट क्वेश्चन विदाउट हैविंग एनी आइडिया अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क। अगर तुम फेज़ 3 रूल फॉलो नहीं करते हो, तो तुम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कितने क्वेश्चन मेरे गलत होने वाले हैं। तो फेज़ जो ये रूल है उसको फॉलो करने का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि तो पता रहे कि तुम्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं रिस्क वाले, ताकि तुम कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सको। सो यू मे डू एक्स्ट्रा रॉन्ग क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा राइट क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया कि अगर लोग तुक्के भी लग जाते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस भी हैं, और राइट होने के ज़्यादा चांसेस रॉन्ग होने के होते हैं, ठीक है। सो इट विल बी ऑल ऑन लक अगर तुम ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो विद टेकिंग रिस्क। तो आई वुड सजेस्ट यू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क लेने से तुम्हारे 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही आएंगे। सो प्ले सेफ एंड स्मार्ट, फोकस मोर ऑन रिविजन्स एंड MCQs। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे, दे वर आस्किंग ओके what should be done right now this particular moment, how should we study those vast books Lackman and KD Tripathi। So I would suggest you focus on revisions and MCQs। अगर किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है तो मैंने टॉपिक की लिस्ट है जो मैंने प्रोवाइड करा है ग्रुप में, आई एम गोना सेंड अगेन टुडे, वो रेफर कर लो जिसने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। आई वोंट से कि तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन चांस तो क्रिएट हो जाएगा ना। कुछ नहीं से कुछ करना अच्छा होता है, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस ऑल्सो। देखो MCQ और रिवीजन करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंस जो है वो है कॉन्फिडेंस। सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग MCQs एंड आफ्टर डूइंग रिविजन्स इट विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड जस्ट ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग एवरी डे। हर दिन कुछ नया नया सीखते रहना है। So this is the presentation, and these are all points which I wanted to give you guys regarding the paper solving tactics. So if you have any doubt, you can just ask me. हेलो सर। Hello. सर एमसीक्यू कितने करना चाहिए पर डे? 50 टारगेट है कोई पर डे के हिसाब से? 50 ओके सर। Yeah. हेलो सर। Hello. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, Chaitanya. हाँ सर, एक सुटिक्स के लिए सर इफिशिएंटली एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे सर? कहाँ से सॉल्व करनी चाहिए सर? देखो पियर्सन में बहुत सारे दे रखे हैं, पीयूष में दे रखे हैं, बट आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर दीज क्वेश्चंस बिकॉज दे लाइक आउटडेटेड। The right ओके platform that you should be considering for pharmaceutics questions are two. First is YouTube, because YouTube पे काफ़ी सारे questions available हैं, and ओके the mock tests which you are practicing. Those questions ओके are सर। great because they are updated questions and they're expected to come. ओके सर। ओके, थैंक यू सर। Welcome. Hi Madhura Purohit, you asked regarding how to improve accuracy. I gave a presentation regarding that. I hope your doubts are clear. Accuracy कैसे improve करने का, I just told about that only. Okay, so उसको follow कर लेना and it will surely help you. And same Chirag Gala, I told about GPAT accuracy and how to attempt. Try to solve the question paper in 3 phases so that you are able to ascertain that how many questions should you solve in phase 2 and phase 3. That will actually help you to decide how many questions should you solve and how much risk you are taking. Because if you're just solving questions without any planning, then you won't know कि कितना मेरे सही होने वाले कितने गलत, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, एक्यूरेसी नीचे जाएगी। लेकिन जब तुम 3 फेज में सॉल्व करोगे तब तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा इतने मुझे करने हैं फेज 2 में और फेज 3 में, तो तुम अपनी एक्यूरेसी खुद डिसाइड कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, दे कैन मैसेज इन द चैट बॉक्स, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। अभी मैं वही कर रहा हूँ। ओके Tanya, hi Tanya Keshari. So my strategy between GPAT and graduation
So strategy was during my GPAT was mainly focusing on revisions and MCQs. That's why I put that point there. I used to focus more on the MCQs and the revisions because I knew this fact that if I'm going to access to this vast books like A.D. Tripathi, Lackman, तो अब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी, तो अभी मेक श्योर कि तुम अभी रिविजन और MCQs पे ज़्यादा फोकस करो, लेकिन जो हमने टाइम टेबल प्रोवाइड किया है ट्राई टू फॉलो दैट। अगर तुम 4 घंटा तुम्हें पढ़ना है एनालिसिस, तो 2 घंटा या 2.5 घंटा थ्योरी खत्म करो और 1.5 घंटा MCQ प्रैक्टिस करो, बिकॉज MCQ प्रैक्टिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस व्हेन यू एक्चुअली सिट इन द एग्जाम। सो 2 things are most important, revisions and the MCQ practice. But one more thing is like जिसने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, तो यार तुम्हें थोड़ा लाइक टॉपिक का मैंने लिस्ट दिए रखा है, उसमें तुम यू कैन फॉलो दैट, ओके। अगर जिसको नहीं मिला है दे कैन मैसेज मी पर्सनली, आई एम राइटिंग माई नंबर देयर इन द चैट बॉक्स। सर आप ये अब हमारे मॉक टेस्ट का लाइक टाइम टेबल है क्या? लाइक मेरा एक फार्माकोलॉजी में आज देने वाली हूँ, ओके पर मैंने एक्चुअली लाइक कौन से दिन कौन सा मॉक टेस्ट होगा? ओके, सो on 9th we have pharmaceutical chemistry. हेलो सर, दिस राजीव ना। हाय प्रद्युम। सर एक्चुअली मुझे ये जानना था कि सर हम जब टेस्ट देते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं तो उसको इफेक्टिव एनालाइज कैसे करें कि हमारे कौन से वीक है, कौन से पार्ट स्ट्रेंथ है, और ताकि वो इम्प्रूव हो आगे टेस्ट के लिए। बहुत सिंपल है, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको तुम एक कॉपी में लिख लो, एक कॉपी बना लो, जो तुम्हारे सही हो रहे हैं वो तुम्हारे सही हो रहे हैं, बस उसको एक बार रीड कर लो। जब आंसर कॉपी विल बी रिलीजिंग द आंसर कॉपी फॉर दैट, जस्ट रीड देम। और जो गलत हो रहे हैं इनको अलग से लिख लो ताकि उसको तुम 2-3 दिन बाद पढ़ सको। और फिर जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो देख लो, अच्छा ये वाला टॉपिक गलत हो रहा है तो वो टॉपिक उठा के पढ़ लो। सो इस तरीके से तुम्हारी वीकनेस कवर हो जाएगी और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स को तुम ऑलरेडी रिवाइज कर ही रहे हो साथ साथ। ओके प्रद्युम, जी सर, थैंक यू, थैंक्स। वेलकम। Sir, can I ask question? या नम्रता, प्लीज गो ऑन। सर मतलब वो मॉक टेस्ट जब सॉल्व करते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन